हेलो स्टूडेंट्स, हमारा कक्षा 11 में तीसरा चैप्टर प्रारंभ हो चुका है, तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणों में आवर्तिता। इसमें आज हमारा अगला टॉपिक आता है मेंडलीव का आवर्त नियम। हमने इससे पहले जो है वर्गीकरण में कुछ बिंदु पढ़े, डॉबेराइनर त्रिक पढ़ा, न्यूलैंड अष्टक नियम पढ़ा। अब आज हम जो है इसमें मेंडलीव के वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो उस वर्गीकरण से पहले हम मेंडलीव का आवर्त नियम पढ़ने जा रहे हैं, जिसके आधार पर मेंडलीव ने जो है अपना वर्गीकरण दिया। मेंडलीव का आवर्त नियम कहता है कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। और परमाणु भारों के आवर्ती फलन होने का अर्थ होता है कि यदि हम तत्वों को उनके परमाणु भारों के क्रम से व्यवस्थित करें, तत्वों को उनके परमाणु भारों के क्रम से व्यवस्थित करते हैं, तो एक निश्चित अंतराल के पश्चात समान गुण वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है। तो मेंडलीव का जो आवर्त नियम है, आवर्त नियम क्या कहता है कि यदि हम तत्वों को उनके परमाणु भारों के वृद्धि क्रम में व्यवस्थित करते हैं, तो एक निश्चित अंतराल के पश्चात समान गुण वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है। अर्थात तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। इसके आधार पर मेंडलीव ने जो है अपनी आवर्त सारणी का विकास किया था। और इस आवर्त सारणी में मेंडलीव ने दो प्रकार के कॉलम बनाए। सारणी को मेंडलीव ने जो है दो भागों में बांटा था, ऊर्ध्वाधर स्तंभ और क्षैतिज स्तंभ। ऊर्ध्वाधर स्तंभ और क्षैतिज स्तंभ। देखिए, ऊर्ध्वाधर स्तंभ, इनको तो नाम दिया गया वर्ग, और दूसरे होते हैं क्षैतिज स्तंभ, इनको नाम दिया गया आवर्त। मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है, उस मेंडलीव की आवर्त सारणी में दो प्रकार के स्तंभ बने हुए हैं, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज। और ऊर्ध्वाधर स्तंभ जो है वो वर्ग के नाम से जाने जाते हैं, और क्षैतिज स्तंभों को जो है आवर्त के नाम से जाना जाता है। अब इसमें देखिए, हम सारणी को ही थोड़ी सी एक मोटी मोटी आपको रूपरेखा इसमें बता देते हैं। देखिए, मेंडलीव की सारणी में ये जो लाइनें अपन देख रहे हैं, लाइनें आपकी आवर्त के नाम से जानी जाती हैं। इन्हें हम कहते हैं आवर्त। और इन आवर्तों की संख्या होती है 7। फिर 1 2 3 4 5 6 और इसके नीचे 7 वर्गों में। ये ऊर्ध्वाधर स्तंभ, वर्ग संख्या 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इसमें 7वां वर्ग जो था, 7 और 8वां वर्ग जो है, ये आपका बड़ा इसमें दिखाया गया है आवर्त सारणी में। अभी सारी बातें इसके बारे में बताएंगे आपको। तो इस तरह से आपकी सारणी में जो है क्षैतिज स्तंभ और ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं। क्षैतिज स्तंभों में आपके
इस प्रकार के कॉलम लेफ्ट टू राइट, इनको अपन बोलते हैं आवर्त, और ऊर्ध्वाधर स्तंभों में इनको बोला जाता है वर्ग। वर्ग संख्या 1, 2, इन वर्गों को सदैव रोमन अंकों के माध्यम से ही प्रदर्शित किया जाता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और लास्ट वाला वर्ग जो है इसे नाम दिया जाता है शून्य वर्ग। और ये वर्ग जो है आपकी आवर्त सारणी में से बाद में जोड़ा गया था। कारण है इस वर्ग में आती हैं आपकी उत्कृष्ट गैसें जो कि मेंडेलीव के समय तक नहीं खोजी जा सकी थी, बाद में खोजी गई थी, इसलिए बाद में इनको रखा गया और इनको शून्य वर्ग नाम दिया गया। अच्छा, इसके जो वर्ग हैं इन वर्गों का आगे वर्गीकरण भी किया हुआ है। इनको उपवर्ग ए और बी में बांटा हुआ है। आठवें वर्ग में कोई उपवर्ग नहीं होता, शून्य वर्ग, इसमें भी कोई उपवर्ग नहीं पाया जाता। फिर देखिए तत्वों की स्थिति को, हाइड्रोजन और हीलियम। आपके पहले आवर्त में केवल 2 तत्व आते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, और इन 2 तत्वों के साथ ये पहला आवर्त आपकी सारणी का अति लघु आवर्त के नाम से जाना जाता है। पहले आवर्त को अति लघु आवर्त कहा जाता है, कारण इसमें केवल 2 तत्व आते हैं। फिर हाइड्रोजन के नीचे आपका लिथियम, फिर यहां पर बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। यहां खाली रहता है, कोई तत्व नहीं होता। फिर आपका सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और ऑर्गन। ऑर्गन के बाद पोटेशियम। अब देखिए ये जो अपन बीच में लिख रहे हैं, ये बीच वाले जितने भी लिखे गए तत्व हैं सारे के सारे उपवर्ग ए से संबंधित हैं, और इसको हमने बीच में इसलिए लिख दिया है, यहाँ इन कॉलम में और कोई तत्व दूसरा मौजूद नहीं होता, इसके कारण से इनको बीच में लिखा है। और जिन खानों में 2 ए और बी दोनों के तत्व एक साथ होते हैं उनको हम जो है किनारे करके लिख रहे हैं। जैसे आपका पोटेशियम है, फर्स्ट ए का है, इसके साथ सेकंड आपका फर्स्ट बी भी आएगा, इस वजह से हमने इसको ऊपर के किनारे पर लिखा है पोटेशियम। फिर कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल। फिर यहां पर कॉपर और जिंक। फिर इधर पे आपका ऑर्गन के बाद क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। इसमें इनको यहां पर स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज उपवर्ग बी से संबंधित थे, एक ही साइड लिख गए थे इसलिए इनको साइड में कर दिया गया। अब बेटा जरा देखिए, इसके बाद में यहां पर अगला आता है पोटेशियम के नीचे रूबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। आपका कैल्शियम के नीचे स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और रेडियम। फिर बेटा इसके बाद में आपका इट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथीनियम, रोडियम, पैलेडियम,
अर्जेंटम, कैडमियम, यहाँ Au हो जाएगा, यहाँ Hg हो जाएगा। फिर आपका लैंथेनम, हैफनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम और ऑरम और मरकरी। फिर इसके बाद एक्टिनियम, रदरफोर्डियम, डुबनियम, सेबोर्गियम, बोरियम, हैसियम, मैग्नेरियम, ब्रोमोस्टेडियम। तो बेटा इस प्रकार से तत्व है। इसके नीचे अभी 2 कॉलम और भी आने हैं, एक आपकी लैंथेनॉइड श्रेणी, एक एक्टिनॉइड श्रेणी। हम इसमें मुख्य रूप से आपको ये बताना चाह रहे हैं कि इसकी सारणी की रूपरेखा क्या थी। सारणी अपने को याद भी नहीं करनी है, हमें तो आधुनिक आवर्त सारणी को अच्छी तरह से याद करना है। आप इसमें देख रहे हैं सारणी आपकी 2 प्रकार के कॉलम में बटी हुई है। कुछ कॉलम आप इस प्रकार के देख रहे हो, क्षैतिज कॉलम कहलाते हैं। क्षैतिज कॉलमों को नाम दिया जाता है आवर्त। फिर ऊपर से नीचे की ओर जो कॉलम आप देख रहे हो, ये कॉलम आपके वर्ग कहलाते हैं। और आवर्तों की कुल संख्या आपकी सारणी में 7 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये आपका 7। आवर्तों की टोटल संख्या 7, वर्गों की संख्या टोटल 9 है। टोटल 9 में आपके प्रारंभ में मूल सारणी जो बनी थी, मूल सारणी में वर्गों की संख्या 8 थी, लेकिन बाद में जो है शून्य वर्ग को बाद में ऐड किया गया था। ये शून्य वर्ग क्यों आया? जब उत्कृष्ट गैसों की खोज हुई तो उत्कृष्ट गैसों को स्थान देने के लिए सारणी में अलग से एक शून्य वर्ग जो है वो बनाया। इसमें जो वर्ग होता है, इन वर्गों को हम उपवर्ग ए और बी में वर्गीकृत कर रहे हैं। वर्गों को उपवर्ग ए और उपवर्ग बी में बांटा जाता है। 1 से 7 तक के वर्ग उपवर्ग ए और उपवर्ग बी में विभाजित है, जबकि वर्ग 8 का कोई उपवर्ग नहीं होता है और शून्य वर्ग का किसी प्रकार का कोई उपवर्ग नहीं होता। आवर्तों में पहला आवर्त अति लघु आवर्त के नाम से जाना जाता है। अति लघु आवर्त मतलब इस आवर्त में केवल 2 तत्व होते हैं और इसको हम नाम देते हैं अति लघु आवर्त। दूसरा आवर्त और तीसरा आवर्त, इन्हें बोला जाता है लघु आवर्त। और इन लघु आवर्तों में तत्वों की संख्या होती है 8 और 8। दूसरे में भी 8, तीसरे में भी 8। चौथा आवर्त और 5वां आवर्त, चौथे और 5वें आवर्तों को नाम दिया गया दीर्घ आवर्त। और दीर्घ आवर्त जो है इसलिए कहा गया क्योंकि इनमें तत्वों की संख्या बढ़ जाती है 18 और 18। 18 इसमें, चौथे में, 5वें में भी 18 और 18 तत्वों के साथ ये दीर्घ आवर्त के नाम से जाने जाते हैं। आपकी मेंडलीफ आवर्त सारणी का 6वां आवर्त सबसे बड़ा आवर्त होता है। कैसे? आपको 18 तत्व तो यहीं दिखाई देंगे। 18 तत्व जो है वो यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। इसमें ये तत्व पूरे लिखे हुए नहीं है। जैसे एल्यूमिनियम के नीचे आपका गैलियम, इंडियम, थैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो छठा आवर्त जो है इसमें 18 तत्व तो आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी तत्व और बाकी हैं इसके नीचे। इसमें नीचे आती है लैंथेनॉइड श्रेणी, और इस लैंथेनॉइड श्रेणी में 14 तत्व होते हैं। फिर इसके नीचे आती है
इसके नीचे एक्टिनॉइड श्रेणी, इसमें भी 14 तत्व होते हैं। तो इस तरह से छठवें आवर्त में जो है 18 तत्व तो आपको मुख्य सारणी में दिखाई दे रहे हैं और 14 तत्व लैंथेनॉइड श्रेणी के तत्वों के रूप में 18 और 14 तत्व मिलाकर हो जाते हैं 32 तत्व। तो आपकी मेंडलीव सारणी में छठवां आवर्त सबसे बड़ा आवर्त होता है और इस सबसे बड़े आवर्त को नाम दिया जाता है अति दीर्घ आवर्त। सबसे बड़ा जो आवर्त होता है, इस सबसे बड़े आवर्त को हम नाम देते हैं यहां पर अति दीर्घ आवर्त। इसके बाद में सातवां आवर्त जो है मेंडलीव सारणी के लिए सातवां आवर्त अपूर्ण आवर्त के नाम से जाना गया। जब मेंडलीव ने सारणी बनाई थी उस समय तक केवल 63 तत्व ज्ञात थे और उसके बाद जो है धीरे धीरे तत्वों की संख्या बढ़ती गई। तो जब बाद में भी सारणी जब बनी थी तो बाद में भी सारणी में आपके सातवें आवर्त में कई सारे स्थान खाली थे, तो स्थानों के रिक्त रह जाने की वजह से सातवें आवर्त को नाम दिया गया था अपूर्ण आवर्त। तो प्रथम आवर्त अति लघु 2 तत्व, दूसरा और तीसरा आवर्त लघु आवर्त 8 और 8 तत्व, चौथा पांचवा दीर्घ आवर्त 18 और 18 तत्व, छठवां आवर्त 32 तत्व के साथ अति दीर्घ आवर्त और सातवें आवर्त में स्थान रिक्त होने के कारण से इस आवर्त को जो है यहां पर नाम दिया गया आपका अपूर्ण आवर्त। तो ये आपकी मेंडलीव सारणी की जो है एक रूपरेखा थी। अब इसके बाद में आता है बेटा मेंडलीव की सारणी की विशेषताएं। इस सारणी से क्या क्या लाभ हुए, क्या फायदे हुए, उन सब की बातों को अपन थोड़ा सा यहाँ ध्यान से देखें। देखिए इसमें मेंडलीव की सारणी में कई सारी विशेषताएं थी। सबसे पहली विशेषता तो ये थी कि मेंडलीव की सारणी उस समय तक का सबसे अच्छा वर्गीकरण थी। जिस समय मेंडलीव सारणी आई, मेंडलीव सारणी के पहले तक के जो वर्गीकरण थे वो सारे वर्गीकरण बहुत कम तत्वों को वर्गीकृत कर पा रहे थे, लेकिन मेंडलीव की सारणी ने अधिकांश तत्वों का सही वर्गीकरण कर दिया। मेंडलीव सारणी ने अधिकांश तत्वों का सही वर्गीकरण कर दिया, ये एक विशेषता। फिर मेंडलीव की सारणी के द्वारा कई तत्वों के परमाणु भारों का संशोधन किया गया। मेंडलीव सारणी के द्वारा बहुत से तत्वों के परमाणु भारों का संशोधन किया गया। कैसे किया गया? देखिए मेंडलीव ने जब अपनी सारणी बनाई तो सारणी का आधार था परमाणु भार। मेंडलीव की सारणी का आधार था परमाणु भार, यानी वो क्या करता था, तत्वों को परमाणु भारों के वृद्धि क्रम के अनुसार व्यवस्थित करता था। और उसने एक बात क्या देखी कि जब वो तत्वों को परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित करता है तो अगले आने वाले तत्वों में परमाणु भार में अधिकतम 2 या 3 का अंतर मिलता है। अगले आने वाले तत्व का जो परमाणु भार होगा उसमें अधिकतम अंतर कितना होगा, 2 या 3। लेकिन जहां उसको ये अंतर 4, 5, 6 तक मिला, वहां उसके दिमाग में क्या आया कि हो सकता है इस तत्व का परमाणु भार त्रुटिपूर्ण हो। जहां पर ये अंतर उसे बढ़ता हुआ दिखाई दिया, वहां उसने क्या सोचा कि इसमें हो सकता है परमाणु भार त्रुटिपूर्ण हो, और उसने कई परमाणु भारों को दोबारा से ज्ञात किया और दोबारा से ज्ञात करने के बाद उसने जो है कई तत्वों के परमाणु भारों को संशोधित भी किया था। उसने बहुत से तत्वों के परमाणु भारों का संशोधन किया, जैसे यूरेनियम का, बेरिलियम का, इंडियम का। इन तत्वों का परमाणु भार जो है आपके मेंडलीव की सारणी के द्वारा संशोधित किया गया। इस सारणी की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, ये सारणी जो है बहुत से ऐसे तत्वों का इसमें अनुमान लगाया गया जो तत्व उस समय तक मौजूद नहीं थे। ये इस सारणी के द्वारा ऐसे बहुत सारे तत्वों का अनुमान भी लगाया गया जो तत्व उस समय पर मौजूद नहीं थे। जैसे आपका गैलियम मौजूद नहीं था। फिर आपका जर्मेनियम मौजूद नहीं था,
आपका इसमें मैंगनीज जो है ये भी मालूम नहीं था उस समय तक। तो ऐसे बहुत सारे तत्व थे जो उस समय तक ज्ञात नहीं थे, लेकिन मेंडलीफ ने अपने अनुमान के आधार पर उन अज्ञात तत्वों के लिए स्थान रिक्त छोड़ दिए। मेंडलीफ ने अपने अनुमान के आधार पर उन अज्ञात तत्वों के लिए स्थान रिक्त छोड़े, और केवल स्थान ही रिक्त नहीं छोड़े, केवल स्थान ही रिक्त नहीं छोड़े, बल्कि उसने क्या किया, उन अज्ञात तत्वों के गुणों की भविष्यवाणी भी कर दी। अज्ञात तत्वों के गुणों की भविष्यवाणी भी कर दी। तो इस तरह से जो है ये सारणी जो थी, इस सारणी ने आने वाले वैज्ञानिकों के लिए नए तत्वों की खोज के लिए प्रेरणा प्रदान की। तो इस तरह से जो है मेंडलीफ की सारणी में कई सारे अज्ञात तत्वों को जो है खोजने के लिए आने वाले वैज्ञानिकों को प्रेरणा प्रदान करी। जैसे इसको अपन उन अज्ञात तत्वों को याद रखने के लिए हमारे पास एक छोटी सी ट्रिक भी है। इसकी ट्रिक है गंगा से जमुना तक। देखिए, गंगा से, गंगा फॉर गैलियम, से स्कैंडियम, जर्मेनियम, टेक्नीशियम। अब देखिए, इसमें केवल उसने अज्ञात तत्वों के लिए जो है अनुमान नहीं लगाया, और उसने अज्ञात तत्वों के गुणधर्मों को भी काफी हद तक बताया, और जो गुणधर्म उसके द्वारा बताए गए थे वो गुणधर्म काफी हद तक सही थे। जैसे गैलियम का नाम उसने, उस समय तक गैलियम अज्ञात था, तो गैलियम का नाम दिया उसने एका बोरॉन। गैलियम का नाम क्या दिया? एका बोरॉन। एका बोरॉन मतलब गुणधर्म बोरॉन से काफी हद तक समानता प्रदर्शित करते। एल्यूमिनियम, इसको नाम दिया गया स्कैंडियम। स्कैंडियम को नाम दिया गया एका एल्यूमिनियम, यानी स्कैंडियम के गुणधर्म काफी हद तक एल्यूमिनियम के साथ समानता प्रदर्शित करेंगे। फिर आपका जर्मेनियम, एका सिलिकन। एका सिलिकन मतलब जर्मेनियम के गुणधर्म काफी हद तक सिलिकन के साथ समानता रखते हैं। फिर एका मैग्नीज, टेक्नीशियम के गुणधर्म काफी हद तक जो है मैग्नीज के साथ समानता रखते हैं। तो इस अनुमान के आधार पर न केवल अज्ञात तत्वों की भविष्यवाणियां की गई, बल्कि उनके गुणधर्मों को भी काफी हद तक जो है सही पूर्वानुमान के साथ प्रदर्शित किया गया। तो इस तरह से मेंडलीफ की सारणी की कई सारी विशेषता हो गई। पहली विशेषता, यह सारणी अब तक का सर्वाधिक उपयुक्त वर्गीकरण था। मेंडलीफ सारणी अपने समय का सर्वाधिक उपयुक्त वर्गीकरण था। उसके पहले के समस्त वर्गीकरण बहुत कम तत्वों को वर्गीकृत कर पा रहे थे, और वो वर्गीकरण भी जो है ज्यादा उपयुक्त नहीं था। फिर दूसरी बात मैंने आपको बताई, इस सारणी के माध्यम से कई सारे तत्वों के परमाणु भारों का जो है सुधार किया गया। कई परमाणु भार पहले त्रुटिपूर्ण चल रहे थे, उन त्रुटिपूर्ण परमाणु भारों को मेंडलीफ ने अपनी सारणी के निर्माण के दौरान सुधार किया। इसका आधार क्या बनाया? जब उसने देखा कि जब हम तत्वों को भार के क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो अगले आने वाले तत्व का भार पहले वाले तत्व के भार से 2 या 3 अधिक होता है, लेकिन जहां ये अंतर उसे 4 या उससे आगे बढ़ता हुआ दिखा तो उसने अनुमान लगाया कि भार त्रुटिपूर्ण है, और ऐसे परमाणु भारों का पुनर्निर्धारण करके कई परमाणु भार जैसे यूरेनियम का, बेरिलियम का, इंडियम का, इन परमाणु भारों का संशोधन किया गया। फिर बेटा तीसरी और महत्वपूर्ण विशेषता, उसने अज्ञात तत्वों की भविष्यवाणी कर दी, और न केवल भविष्यवाणी की बल्कि उनके गुणों के बारे में पूर्वानुमान भी लगाया। तो इस तरह से यह सारणी आपकी जो है अज्ञात तत्वों की खोज के लिए नए आने वाले वैज्ञानिकों के लिए प्रेरणा का स्रोत रही। तो इस तरह से आपकी मेंडलीफ की सारणी की कई सारी विशेषताएं थी।